आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। जो आपकी नागरिकता होती है वो नागरिकता आपने पढ़ चुके हो कि आपकी नागरिकता में क्या क्या होता है, ये हम अभी है जो हमने इससे पहले जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था, आपका नागरिकता पढ़ा था कि जो भारत की नागरिकता है वो कैसे प्राप्त की जाएगी, किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, उसके क्या प्रावधान है और क्या प्रावधान नहीं है, ये सारे बुक कर लिए हमने। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बिना परमिट के आता है तो उसको कैसे मान्यता प्राप्त करेंगे या कैसे मान्यता प्राप्त नहीं करेगा, तो ये सारी चीज हमने आपकी क्लियर की थी। ठीक है, यानी किस व्यक्ति को कितनी साल रहने के बाद मान्यता प्राप्त होगी, या कौन व्यक्ति कितनी सन से पहले आएगा तो उसको मान्यता प्राप्त होगी, या कौन व्यक्ति कितनी सन के बाद आएगा तो उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी, या कोई अवैध प्रवासी है या कोई भी है तो उसको मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यानी दोनों आपका देना या ना देना, यानी कि सिटीजनशिप उसको देनी है या नहीं देनी है, इस मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि क्या किस पर आते हैं हम, कि जो मौलिक अधिकार होते हैं आपके, जो FRN के फंडामेंटल, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन पर आते हैं। ठीक है, तो आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, यानी जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? मूल अधिकार। तो देखिए आपका ये भाग 3 है, इसमें क्या दिया आपको कि ये दिया मौलिक अधिकार, और जो आपका मौलिक अधिकार है उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, यानी किसको? मौलिक अधिकार को। ठीक है, उसी में आप देखते हैं, पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे तो हम जानते हैं पहले कि जो आपके राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, राइट्स के बारे में। ठीक है, तो राइट्स क्या है आपका, आज राइट्स को जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका कि अधिकार यानी क्या होता है आपका अधिकार, और अधिकार को हम क्या बोलते हैं? राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट्स। ठीक है, तो अधिकार यानी आपका राइट्स हो गया। अब राइट्स हो गया, अब इसमें क्या है देखिए कि अधिकार व्यक्ति को उसके जो उसके राइट्स होते हैं या अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं कि व्यक्ति को उसके मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास के लिए क्या करते हैं? प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो आपके अधिकार होते हैं वो अधिकार आपको प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राप्त इसलिए करते हैं कि आपकी मानसिक, शारीरिक और आपका क्या आध्यात्मिक सर्वांगी विकास के लिए किया जाता है, कि यानी जब व्यक्ति को स्वयं के अधिकार मिलेंगे तो वो क्या कर सकता है, वो पूर्ण रूप से अपने अधिकारों को जानेगा, तो अपनी जो व्यवस्था होती है यानी स्वतंत्रता फील करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा कि कोई भी उस पर राज्य कर सकता है, या उसे किसी चीज के जब बारे में पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज अपनी और कौन सी पराई, तो फिर वो किसका संशोधन करेगा और क्या सेटिस्फाई होगा उससे। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो आपके राइट्स होते हैं वो क्या होता है कि अधिकतर जो आपका होते हैं जो अधिकार होते हैं, कि अधिकार व्यक्ति को उसके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सर्वांगी विकास के लिए क्या करते हैं? प्रदान किए जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपके राइट्स होते हैं। ठीक है, अगला आपका देखिए क्या है कि यह किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? यह किसी व्यक्ति को किसके लिए दिए जाते हैं? कि राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। यानी ये जो आपको राइट्स होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? कि व्यक्ति को देते हैं। लेकिन व्यक्ति को क्यों देते हैं? कि किसी राज्य के विरुद्ध देते हैं। किसके? के राज्य के विरुद्ध देते हैं, इसलिए ये राइट्स देते हैं। आपके जो राइट्स होते हैं यानी जो आपके मौलिक अधिकार, उससे ये होता है कि व्यक्ति के साथ अगर कभी कोई गलत होता है या जाति होती है तो क्या करते हैं कि व्यक्ति को अपने अधिकार पता होने चाहिए और अपने राइट्स पता होंगे तो व्यक्ति क्या करेगा कि वो कभी धोखा नहीं खाएगा या उसके साथ में कभी कोई जाति नहीं होगी। तो हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार यानी कि राइट्स पता होनी चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारे लिए क्या है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका कि जो आपके राइट्स हैं यानी क्या है, आपके अधिकारों के प्रकार हैं। क्या है? अधिकारों के प्रकार। जो आपके अधिकार हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4। पहला कौन सा आपका? प्राकृतिक है। दूसरा आपका कौन सा? आपका मानव अधिकार है। तीसरा आपका मौलिक अधिकार है, और चौथा आपका क्या है? कानूनी अधिकार है। यानी कि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने अधिकार हैं, तो हमको ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे, कभी भी किसी से कोई भी क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कोई जाति नहीं होगी। ठीक है, तो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए कि आपके क्या होते हैं, जो अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कि आपके 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? प्राकृतिक, ठीक है, जो आप देखते हो। मानव अधिकार क्या होता है? जो इंसानियत होती है। मौलिक अधिकार जो आपके मूल अधिकार होते हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर होता है आपका कानूनी अधिकार। क्या होता है? कानूनी अधिकार। अब देखिए आपके 4 टाइप के अधिकार हो गए। अब जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहले जानते हैं हम किसके बारे में? प्राकृतिक अधिकार के बारे में। किसके? प्राकृतिक अधिकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपका कि इसमें आया आपका नेचुरल राइट्स। इसको ये प्राकृतिक राइट्स उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल राइट्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या आपका कि प्राकृतिक अधिकार क्या है आपका? प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा क्या होता है? प्रदान किया जाता है। कि जो आपका प्राकृतिक अधिकार होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि प्राकृतिक अधिकारों का जनक
जो आपके प्राकृतिक अधिकार है उसका जनक हम किसे कह सकते हैं, कि उसको हम कह सकते हैं जॉन लॉक हैं। कौन है आपके, जॉन लॉक हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट यह बनाया आपका कि प्राकृतिक अधिकार मानव और पशुओं, क्या जो आपके प्राकृतिक अधिकार है वो क्या है, कि प्राकृतिक अधिकार मानव और पशुओं दोनों को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। चाहे वो आपका मनुष्य हो चाहे वो आपका पशु हो, लेकिन दोनों को क्या होगा, जो आपके प्राकृतिक अधिकार है वो दोनों को प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, जैसे आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे क्या, बोलने का अधिकार आपको प्राप्त होगा, सुनने का अधिकार आपको प्राप्त होगा और देखने का अधिकार आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, आपका प्राकृतिक अधिकार हो गया। यानी जो प्रकृति है उस पर सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। उसमें आपका मनुष्य भी रह सकता है, आपके पशु हैं वो भी आपके क्या कर सकते हैं, यानी उस पर रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आपके मान लो ये मनुष्य को ही आपको राइट्स मिला हो, लेकिन ये राइट्स आपके पशुओं को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए हो, ये सबके लिए है। उसके बाद देखते हैं आपका क्या दूसरा जो राइट्स है वो क्या है, आपका मानव अधिकार। क्या है, मानव अधिकार, इसको बोलते हैं हम क्या, ह्यूमन राइट्स। क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या है आपका, कि मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार यूएनओ के चार्टर, क्या, यूएनओ के चार्टर द्वारा। ठीक है, क्या है कि जो मानव अधिकार है वो किसके द्वारा, आपका यूएनओ के चार्टर द्वारा। इसमें लिखा आपका देखिए ब्रैकेट में, क्या, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक, क्या, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ था आपका, कि 1948 में। इस सार्वभौमिक का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी घटना घट चुकी है वो घट गई तो घट गई, यानी सार्वभौमिक सत्य है तो है। तो यानी मानव अधिकारों का सार्वभौमिक जो घोषणा पत्र था वो कब हुआ आपका, कि 1948 को प्रदान किए गए। ठीक है, यानी क्या हो गया, आपको प्रदान किए गए। या आप इसको नोट पॉइंट पर नोट कर लेना और इतना पढ़ सकते हो कि मानव अधिकार यूएनओ के चार्टर द्वारा क्या हुए थे, कि प्रदान किए गए थे। अब आपसे कोई पूछे कि मानव अधिकार के जो आपके प्रमाण पत्र थे या कोई भी चीज जो चार्टर द्वारा, जो चार्टर था वो किसके द्वारा वो किया है, तो आप बता सकते हो कि मानव अधिकार यूएनओ के द्वारा, यानी यूएनए के चार्टर द्वारा क्या किया, आपको प्रदान किया गया। और कब प्रदान किया, आपका 1948 में इसको प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको बनाया है कि इस चार्टर में क्या है, देखिए इस चार्टर एक्ट बोलते नहीं है, कि इस चार्टर में क्या आपका, कि 30 अनुच्छेद है। क्या है, 30 अनुच्छेद। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चार्टर में आपके क्या है, 30 अनुच्छेद हैं। और क्या है आपका, कि और एक प्रस्तावना है। ठीक है, क्या है, ये नोट पॉइंट आप याद करना कि इस चार्टर में आपके 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद में देखिए क्या आपका, कि 10 दिसंबर 1948, क्या, 10 दिसंबर 1948 को इसे क्या किया, स्वीकार किया गया था। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो बताना कि ह्यूमन राइट थे वो कब कब वो मतलब आपको कब स्वीकार किए गए, तो आप बताओगे 10 दिसंबर 1948 को इसको स्वीकार किया गया था। और इसमें क्या था आपका, कि 30 अनुच्छेद थे और एक प्रस्तावना थी। ठीक है, इसलिए 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कि जो आपका मानवाधिकार दिवस होता है वो कब मनाते हैं, कि उसको हम 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद देखिए आगे क्या आपका मौलिक अधिकार है। क्या है आपका मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं हम क्या, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या होता है आपका, कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति और नागरिक आवश्यक होते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, कि जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होता है, कि आपका व्यक्ति हो और नागरिक हो दोनों के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। ये राइट्स सबको पता होने चाहिए और सबके पास में होने चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति और नागरिक के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, नागरिक के या नागरिक है, ठीक है, नागरिक के लिए क्या होता है, आपका आवश्यक होते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कि मूल अधिकार कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। किसको, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है आपका नीचे, कि किसी देश के संविधान द्वारा, क्या, किसी देश के संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यानी जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, जो आपके मूल अधिकार होते हैं वो कैसे प्रदान होते हैं, तो इसमें लिखा है कि किसी देश के संविधान के द्वारा क्या होगा, आपको मूल अधिकार प्राप्त किए जाएंगे या किए जाते हैं। हम स्वयं नहीं ले सकते, यानी कोई ना कोई देश का संविधान आपको क्या करेगा, कि जो आपके मौलिक अधिकार है वो आपको प्राप्त कराएगा या देगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट आता है आपका क्या, कानूनी अधिकार। इसको बोलते हैं क्या, लीगल राइट्स। क्या बोलते हैं, लीगल राइट्स, यानी कि कानूनी अधिकार। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, कि कानूनी अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपको अगर आपसे पूछे कि आपके जो कानूनी राइट्स होते हैं वो कैसे प्रदान किए जाते हैं, तो आप बताओगे उसे क्या, कि जो कानूनी अधिकार होते हैं आपके वो क्या करते हैं, तो वो किसी देश के द्वारा जो कानून तंत्र होगा आपका, जो आपकी प्रशासन व्यवस्था होगी वो क्या करेगी, कि कानून तंत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
उसके बाद में आपका जैसे यहाँ लिखा है, देखिए कि जैसे में लिखा है आपका संपत्ति का अधिकार। अब ये भी तो आपको प्राप्त है कि संपत्ति का अधिकार है वो किसमें, आपका आर्टिकल 300A में, किसमें 300A में, यानी 300A की बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 300A में क्या है आपका संपत्ति का अधिकार है। और दूसरा क्या है आपका कि वोट देने का अधिकार है। क्या है, वोट देने का अधिकार है। और ये वोट देने का अधिकार आपका किसमें है, 326 में है। किसमें, 326 में आपका क्या है, वोट देने का अधिकार आपको है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो कैसे होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और एक एक टाइप्स को मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। तो आप इनको पढ़िए, याद करिए, जिससे अपने मौलिक अधिकारों को जानने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हो और अच्छी तरह से कर पाओ। चलिए देखिए, आपका वो क्लियर हो गया। अब आता है आपका क्या, अभी दूसरा टॉपिक आपका आता है। देखिए पहले तो आपने मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार हो गए आपके। जो मौलिक अधिकार थे वो कितने टाइप्स के आपके, 4 तरीके के होते हैं, यानी 4 प्रकार के आपके होते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को मैंने आपको बता दिया, यानी कानून और आपका प्राकृतिक, मानव और कौन सा था आपका, ये चारों अधिकार आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, तो आपको आपसे कोई पूछे कि आपके जो अधिकार होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कि 4 प्रकार के होते हैं। और चारों प्रकार मैंने आपको बता दिए। और चारों प्रकार मैंने आपको यही बता दिया कि ये किस किस के लिए लागू होते हैं और किस किस के लिए लागू नहीं होते। अब आते हैं किसके बारे में, देखिए कि विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास। किसमें, जो आपका विश्व है, विश्व में देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसका क्या इतिहास है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास। इसको बोलते हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये क्लियर, यानी ये हेडिंग है। अब इसको देखिए पढ़ते हैं, पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। आप भी क्या करोगे, देखो आप भी कभी जब ऐसे स्टडी वगैरह करते हो तो आप एक पेन कॉपी साथ लेकर पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई ग्राफ दिया हो, आप उस ग्राफ को डिटेल में ना पढ़कर आप एक काम किया करो, पहले तो डिटेल कम से कम पहले तो आपका जो ग्राफ है उसको कम से कम 2 बार रिवाइज करिए, यानी कम से कम आप उसको 2 बार पढ़िए। और 2 बार पढ़ने के बाद में फिर आप में इसमें से क्या देखना, आपको उसमें से कीवर्ड देखने हैं, यानी शॉर्ट वर्ड देखने आपको, और ऐसे ऐसे देखने जो आपके मेन इंपॉर्टेंट वो हो, उस पर क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करोगे, उनको नोटबुक में नोट करोगे, वो भी किसके माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से करोगे। अगर आप पॉइंट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को नोट करते हो, नोट डाउन करते हो, तो वो आपको अवश्य याद होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आप देखिए आगे चलते हैं कि यहाँ पे देखो हमने बनाया कि पहला पॉइंट आपका क्या बनाया जाए कि ब्रिटेन के राजा कौन है आपके, किंग जॉन। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने सन 1215 में, कब, 1215 ईस्वी में वहां की जनता को क्या किया, लिखित रूप से अधिकारों का दस्तावेज प्रदान किया। ठीक है, यानी कोई अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन के बारे में पूछे कि ब्रिटेन के राजा कौन थे, कब की बात कर रहे हैं हम, कि विश्व में जो मौलिक अधिकार है उसके इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के जो राजा थे उनका नाम था किंग जॉन। और उन्होंने क्या किया कि सन 1215 में, यानी 1215 ईस्वी में क्या किया उन्होंने कि वहां की जनता को क्या किया कि लिखित रूप में क्या दिया, अधिकारों का दस्तावेज दिया। यानी मौलिक अधिकारों का जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, उनको कैसे दिया, आपको लिखित रूप में दिया। किसमें, लिखित रूप में प्रदान किया, जिसे क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है कि अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान में आपका क्या है कि 1789, कितना आपका 1789, और कुछ कहां का आपका 1791 में एफआर, और एफआर का मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। एफआर लिखित रूप से क्या है आपके संविधान में प्रदान किए गए थे। ठीक है, यानी क्या है कि कुछ तो इन्होंने अपनी जनता को दे दिए, कब दिए थे कि 1215 ईस्वी में जनता को दिए। फिर उसी के बाद में, ये तो ब्रिटेन की बात हुई, अब हम बात कर रहे हैं इसकी अमेरिका की। तो अमेरिका के संविधान में भी क्या है आपके 1789 ईस्वी में, और कुछ जो बचे हैं वो कब है आपके 1791 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके एफआरएन के फंडामेंटल राइट्स लिखित रूप से क्या है कि संविधान में प्रदान किए गए थे। अधिकारों के दस्तावेज को क्या, जो अधिकारों के दस्तावेज होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि विल ऑफ राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विल ऑफ राइट्स बोलते हैं। किसको, अधिकारों के दस्तावेज को इंग्लिश में बोलते हैं विल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट में देखिए क्या है आपका कि फ्रांस के संविधान में 1789 में, फ्रांस के संविधान में 1789 की बात कर रहे हैं हम, तो 1789 में मानव और नागरिक, क्या, मानव और नागरिक या नागरिकों के चार्टर, क्या, चार्टर, इसको बोलते हैं चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन्स। क्या है कि आपके जो मानव और नागरिक, इन दोनों के बीच में जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में बात करें, तो इसको बोलते हैं चार्टर ऑफ राइट्स, यानी उसके अधिकार, फॉर मैन एंड सिटीजन, यानी मानव और नागरिक दोनों के लिए, के नाम से क्या है
कि एफआर प्रदान किए गए हैं। किस किस के नाम से? कि मानव और नागरिक, इन दोनों के नाम से क्या किया है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो क्या किए हैं? प्रदान किए हैं। वो भी कब किए आपने? कि 1779 ईस्वी में किए हैं। वो भी किसने? फ्रांस के संविधान ने किए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिया है कि भारत में मौलिक अधिकारों का क्या है आपका इतिहास। अगर इसकी इंग्लिश में अगर इसे बोले तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्या? ये क्या है आपका इतिहास है, लेकिन किसमें? भारत में बोल रहा है। किसमें? भारत में। तो ये भी आपका किसका हो जाएगा? इसी का कहेंगे। जो विश्व है इसको भी बोलेंगे हम हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कह देंगे। ठीक है, इंडियन है ये पर। अब देखो इसमें क्या आपके जो आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आपके जो ईयर्स दिए हैं यानी जो आपकी संधि है वो उनको लिखने का प्रयास किया है कि 1895 की बात करेंगे तो तब कौन था आपका? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? स्वराज विधेयक की मांग की। किसमें? एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, दूसरा आपका बात करें तो 1925 की बात करें तो 1925 में क्या हुआ आपका? कि एनी बेसेंट आए। ठीक है, एनी बेसेंट, इन्होंने क्या किया? बिल ऑफ नेशन इसको पेश किया या इसकी मांग की। ठीक है, उसके बाद में आपके कौन आए? 1228 में आपके कौन है? नेहरू आए। यानी इन्होंने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तावित किया, पारित की। ठीक है, क्या? कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? कि नेहरू रिपोर्ट को क्या किया? पारित किया। उसके बाद में आपका 1931 की बात करें तो इसमें क्या है आपका? कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। वो भी किसके माध्यम से हुआ आपका? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल के नाम से। ठीक है, इतना जान सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे 1934 की बात करें तो इसमें कांग्रेस की क्या है आपकी? वर्किंग क्या है? कांग्रेस की वर्किंग समिति थी। क्या थी? कि 1934 में जो कांग्रेस थी उसकी एक कार्य समिति थी, उसको बोलते हैं वर्किंग समिति। ठीक है, यानी उसका एफआर और उसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या था आपका? कि प्रस्ताव पारित करना। यानी जो उसके अधिकार थे, जो उसके मूल अधिकार थे या मौलिक अधिकार थे, उसको हम बोलते हैं क्या था उसमें? कि प्रस्ताव पारित करना। यानी कोई भी चीज आपने अगर गाइडलाइन की है तो उसको क्या करना? उनको पारित करना है। उसके बाद में अगर 1935 की बात हम करेंगे तो उसमें क्या है? कि 1935 के अधिनियम यानी कि एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान क्या है आपका? नहीं था। क्या था? प्रावधान नहीं था। ठीक है, उस टाइम कब? कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो आपके मौलिक अधिकार थे उनका प्रावधान नहीं था। उसके बाद हम बात करेंगे क्या? कि 1945 की बात करें तो इसमें क्या है आपका? कि 1945 में तेज बहादुर कौन? कि तेज बहादुर सिप्रू। क्या है? कि 1945 में तेज बहादुर सिप्रू समिति की क्या हुई? सिफारिश पर। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? कि 1945 में आए तो तेज बहादुर थे, उन्होंने क्या किया? तेज बहादुर सिप्रू ने अपनी समिति की क्या की? सिफारिश की। और सिफारिश करने पर क्या हुआ आपको? उसमें आपको दो पक्ष मिले। एक कौन सा? आपका एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा मिला आपको क्या? डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी। कब? कि जब सिप्रू ने क्या किया आपकी? कि समिति की सिफारिश पर आपको ये दो पक्ष मिले। अब इससे देखिए आगे आते हैं, क्या है आपका? भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 क्या आपका? कि आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करेंगे। हम क्या करेंगे? आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करेंगे। एक एक करके आर्टिकल को हम क्या करेंगे? इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इनमें जानेंगे कि जो आपके राइट्स होते हैं, जो आपके आर्टिकल है, उन आर्टिकल में क्या क्या दिया है और हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है, वो सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 3 है यानी क्या है आपका? भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखा आपका क्या? कि पहला पॉइंट आपका क्या है? मैग्ना कार्टा, और दूसरा है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आपका मैग्ना कार्टा है वो कहां से लिया है? कि भारत यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कोई आपसे पूछे मैग्ना कार्टा तो कहां से नाम लोगे? अमेरिका का। ठीक है, अब आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में हम आते हैं। तो देखिए पहला कदम हमने 12 में रखा क्या आपका? कि राज्य की परिभाषा का वर्णन करना होता है। वो किसके अंदर आता है? आपके आर्टिकल 12 के। कोई आपसे पूछे कि अगर राज्य की परिभाषा का अगर हम बखान करें, व्याख्या करें या वर्णन करें तो किसके अधीन करेंगे? क्या आर्टिकल आप करोगे? 12 के तहत करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका एफआर राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे या नागरिकों को दिया जाता है। ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नागरिकों को किसके लिए दिए जाते हैं? कि राज्य के विरुद्ध के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में आपका क्या है? कि संघ सरकार की विधायिका कार्यपालिका। क्या? कि जो आपकी संघ सरकार होती है यानी संघ सरकार की जो विधायिका कौमा कार्यपालिका ये होती है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी आपकी एक चीज होती है। वो क्या होती है? संसद होता है। और संसद के साथ में आपकी दो पार्टियां होती हैं। वो क्या होती है आपकी? एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। यानी आरएस का मतलब होता है आपका राज्यसभा और एलएस का मतलब होता है आपका लोकसभा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? कि राज्य सरकार की विधायक और कार्यपालिका की इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है? कि राज्य सरकार की, ये तो संघ सरकार है तो इसमें आपका संसद होगा, इसकी दो पार्टियां होंगी। फिर आपका जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में आपकी विधायिका और कार्यपालिका तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज है आपकी कि इसमें जो पार्टी होती है वो कैसी होती है? एक तो आपकी स्थायी होती है और एक होती है आपकी अस्थायी। क्या होती है? एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। ठीक है,
उसके बाद में इसमें आते हैं स्थानीय सरकार की। अगर हम बात करें आपसे तो स्थानीय सरकार में क्या होता है आपका कि नगर पालिका कौमा जिला परिषद। क्या होता है आपका कि स्थानीय सरकार में क्या कौन कौन आता है आपका, क्या आपका एक तो नगर निगम आता है और दूसरा आपका क्या आता है आपका जिला परिषद आता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे नगर निगम की बात करे या जिला परिषद की बात करे तो वो किस सरकार के अधीन आता है आपका कि स्थानीय सरकार के अधीन आता है। ठीक है, अब आपके अन्य प्राधिकरण की बात करें कि जो आपके और भी प्राधिकरण है या अन्य प्राधिकरण उनकी बात करें तो क्या होता है कि इसमें होता है आपका एक तो वैधानिक प्राधिकरण होता है और दूसरा होता है आपका गैर प्राधिकरण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है आपका जैसे आपका ONGC आता है, किसमें वैध किसमें आता है आपका वैधानिक प्राधिकरण में। ठीक है, तो क्या आता है आपका ONGC होता है, दूसरा आपका SAIL होता है और एक आपका NTPC होता है। वो किसके अंदर आता है आपका कि वो आपके अन्य प्राधिकरण के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है गैर प्राधिकरण होता है। हो गया, तो यानी आपको पता चलेगा कि इन अन्य में क्या आते हैं, तो ये आपके दो पक्ष होते हैं। उसके बाद में क्या है आपका नोट पॉइंट में देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी आपकी कि नगर पालिका राज्य का क्या है अंग नहीं है। जो आपकी नगर पालिका है वो राज्य का अंग नहीं है। कोई आपसे कहे कि जो आपकी नगर पालिका है वो आपके राज्य का अंग है तो आप क्या करोगे, स्पष्ट मना करोगे कि जो नगर पालिका है वो राज्य का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये अंग नहीं है क्योंकि नगर पालिका FR का रक्षक नहीं रक्षक है। यानी जो नगर पालिका वो क्या आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे उनका क्या करती है कि उनका क्या है रक्षक है, ना कि और कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी जो आपकी न्यायपालिका है वो राज्य का क्या है आपका अंग नहीं है। दूसरा आपका क्योंकि नगर पालिका क्या है आपकी फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें देखिए क्या आपका इसके आगे एक पॉइंट आपको दिया है कि क्या कौन है आपके सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। क्या है आपका सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। ये कब लागू हुआ आपका कि 1981 की बात है। ये कब थी 1981 और इसमें क्या था आपका अदर अथॉरिटीज थी। क्या थी अदर अथॉरिटीज। ठीक है, मतलब अनेक प्रावधान थे। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे तीन पक्ष दिए हैं कि जो आपकी अथॉरिटी थी आपका जो संघ था ये लागू हुआ कब 1981 में। तो इसके बाद में देखिए इसमें आपकी तीन चीजें और बताई गई हैं। एक तो आपका क्या बताया आपको क्या है आपका संगणन। क्या है आपका संगणन और दूसरा क्या आपका संचालन और तीसरा आपका पूर्व के इतिहास के सरकारी संस्थान की बात की है। किसके पूर्व के इतिहास में सरकारी संस्था की बात की है। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है तो साइड में लिख दिया आपका कि इसके अंदर आपका क्या क्या आता है। देखिए पहले तो आपका ONGC आता है, दूसरा आपका NTPC आता है, तीसरा आपका BHEI आता है और आता है आपका क्या IOC आता है। जो मैं IOC मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था जो आपका कन्वर्ट हुआ था उसमें। ठीक है, फिर आपका इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आता है। फिर आपका क्या आता है इसमें एयरपोर्ट की जो आपकी एयरपोर्ट होते हैं उसके अथॉरिटीज आती हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है CII। क्या होता है CSIR होता है आपका। फिर होता है आपका DRDO होता है आपका। दूसरा आपका ISRO होता है, इसको बोलते हैं क्या ISOR। और एक लास्ट चीज आपकी क्या है कि BCCI क्या है राज्य नहीं है। कोई आपसे कहे कि जो आपका BCCI है वो क्या है तो आपसे अगर कोई राज्य की कहता है तो आप मना करोगे ये राज्य नहीं है। याद रखना इसको।